ओके गाइस, आज हम करेंगे कि जो लाख कीट है या जो लक्ष्य कीट है उससे लाख का उत्पादन कैसे किया जाता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो हमारे पास प्राचीन विधि या प्रचलित विधि और सेकंड है हमारे पास आधुनिक विधि या मॉडर्न मेथड। तो जब प्राचीन विधि की जब बात करते हैं तो उसको अब नहीं माना जाता, बिकॉज कि जब वो लाख के पौधों से लाख को इकट्ठा किया जाता था तो उसमें जो कीट है या जो इंसेक्ट है उसका किसी भी प्रकार से ध्यान नहीं रखा जाता था। तो उससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन है या नेक्स्ट जो फसल लेते हैं तो उसमें हमें लॉस होता है, क्योंकि जो इंसेक्ट का ध्यान नहीं रखा जाता तो पहले की फसल के टाइम में जो इंसेक्ट्स हैं वो मर जाते हैं। तो ये जो मेथड है वो किसके द्वारा अपनाया जाता है? आदिवासियों द्वारा। अब जो मॉडर्न मेथड है, आधुनिक जो विधि है, वो क्या है? एक वैज्ञानिक मेथड है। और ये क्या है, इसका जो अनुसंधान और प्रचार है कहाँ होता है? लक्ष्य अनुसंधान केंद्र रांची झारखंड में किया। और इस विधि के अनुसार क्या होता है, प्लांट्स को 3 भागों में बांटते हैं और कुसुम को 4 भागों में बांट लेते हैं। और उनमें से लाख एक साथ नहीं निकालते, हम बारी बारी से लाख को इकट्ठा करते हैं। और एक जिससे क्या होता है कि जो प्लांट्स हैं उनको रेस्ट भी मिल जाता है और वे सूखते नहीं है, और हमारे पास जो फसल होती है या जो लाख होती है वो भी अच्छी होती है। तो इसमें हम किस प्रकार से क्या क्या बातों का ध्यान रखना होता है हमें? एक तो हमारे पास फर्स्ट है कि हमें जो स्थान का चुनाव करना है या जो जिस स्थान पर हमें लाख का कल्चर करना है वो स्थान कैसा होना चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या है, जो होस्ट प्लांट है उसके लिए जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए, पर्टिकुलर जो उसका फेवरेबल कंडीशंस होनी चाहिए। और इसके लिए वहाँ ऐसी जगह को चुनना चाहिए जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी हो और ना ज़्यादा ठंड हो, और वहाँ पे बारिश लगभग 60 इंच तक होती हो। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है कि पोषक पौधों की छटाई। कि जब हम होस्ट प्लांट की बात करते हैं तो हमें लाख के कीटों को स्थापित करने के लिए ऐसे प्लांट सेलेक्ट करने चाहिए जो कि जिसकी जो टहनियाँ हैं या शाखाएं हैं कोमल हो। इसके लिए क्या होता है कि जो पेड़ की मोटी शाखाएं हैं उसको काट देते हैं, जिससे नई शाखाएं जो निकलती हैं वो पतली और कोमल निकलती हैं। और जब हम उसकी छटाई करते हैं तो जो सूखी या जो रोगग्रस्त होती है टहनियाँ उनको भी काट देना चाहिए, जिससे क्या है कि जो प्लांट है वो नई जो ब्रांचेस निकलेंगी वो कोमल होती हैं। और ये भी किस पर डिपेंड करता है, जो हमारे होस्ट प्लांट है उसकी स्पीशीज पर डिपेंड करता है। जैसे पेड़ की जब हम छटाई करते हैं तो उसमें क्या अनेक जो सॉफ्ट ब्रांचेस होती हैं वो निकलती हैं। तो जबकि प्लास और कुसुम में हमें इस प्रकार की किसी भी प्रकार की कटाई या छटाई करने की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि बेर में इस प्रकार की हमें छटाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास होता है कि जो पोषक पेड़ है या जो होस्ट प्लांट है उनके ऊपर हम लाख की जो कीट है इंसेक्ट है उनको किस प्रकार से पहुंच जाते हैं। तो लाख के कीटों को प्लांट्स के ऊपर चढ़ाने की क्रिया को संचारण कहते हैं। जिन पौधों की टहनियों पर लाख सेल्स होती हैं उनमें से क्या करते हैं हम कि एक अच्छी सी जो लाख टहनी को छांट लेते हैं, और इन कटी हुई टहनियों को क्या करते हैं हम, जो होस्ट प्लांट है उनकी जो हरी या जो सॉफ्ट कोमल टहनियाँ उससे बांध देते हैं। कैसे करते हैं हम कि जिन जो प्लांट्स पर पहले ऑलरेडी लाख के इंसेक्ट रह रहे हैं उन प्लांट से जो लाख कक्ष कौन से होते हैं, जिसमें से एगलिंग की होती है। एगलिंग करते हैं ना लैक सेल्स में, तो जो लैक सेल्स वाली ब्रांचेस होती हैं उनको वहां से काट कर और जो होस्ट प्लांट है उनकी जो सॉफ्ट ब्रांचेस है उनसे बांध दिया जाता है। जैसे सपोज हमारे पास एक ये पेड़ है, हमारा होस्ट प्लांट है, तो इसकी जो सॉफ्ट ब्रांचेज है इसके ऊपर हम कौन सी टहनियाँ बांधते हैं, जिस पर हमारे पास लैक सेल्स हैं, या हम जिसको कहें कि हमारे पास एग लेइंग की हुई जो ब्रांचेज होती हैं जिन पर लाख के कीड़े ने एग दिए होते हैं। तो उससे क्या हो जाता है कि लाख की जो टहनी होती है उसमें क्या होता है, कीट होते हैं, कीट के अंडे होते हैं। तो अब क्या होता है, जब हम होस्ट प्लांट पर
पहले जो टहनी को बांधते हैं लैग सेल्स वाली जो, तो उसमें से जो अंडे हैं वो पककर उसमें से शिशु निकल जाते हैं और वो होस्ट प्लांट की टहनियों पर इधर उधर टहलने लगते हैं और अपने स्थान को स्थापित कर लेते हैं, अपने लिए उपयुक्त स्थान ढूंढ लेते हैं और फिर वहां पर चिपक कर क्या करते हैं, ये रस का चूषण करते हैं और रस का चूषण करने के साथ साथ ही लाभ का प्रोडक्शन भी शुरू हो जाता है। और जो ब्रूड लैग होती है या जो लैग बनाई जाती है वो क्या होता है, 2 या 3 सप्ताह बाद पोषक जो होता है या होस्ट प्लांट है उसमें बंधे रहने के बाद निकाल ली जाती है। 2 या 3 सप्ताह मतलब 15 से 20 दिन के अंदर उस लाख को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो ये जो लाख इकट्ठी की जाती है ब्रूड लाख, उसको क्या कहते हैं, फंकी लाख कहते हैं। कौन सी लाख होगी फंकी, जो कि टहनियों पर होस्ट प्लांट की टहनियों पर हमने एक पहले लाख वाली टहनी को बांधा और उसमें जिसमें लैग सेल्स थी या लक्ष्य कक्ष थे उसमें एग्स थे और वो एग पककर शिशुओं के रूप में बदल गए। अब वो जो शिशु होस्ट प्लांट पर चलने लगे और अपने लिए एक स्थान ढूंढ लिया और उस स्थान पर उन्होंने रस का चूषण शुरू किया। रस को चूसने के साथ साथ ही लाख का कल्चर भी लाख का प्रोडक्शन भी शुरू हुआ। उन्होंने लाख का भी सिक्रेशन शुरू कर दिया और लगभग 2 से 3 15 से 20 दिन के बाद ये जो लाख है उन पेड़ों पर बंधी रहती है और उसके बाद हम इसको अलग करते हैं और इस लाख को कहते हैं फंकी लाख। और कितनी लाख की अलग अलग जो वेराइटीज है वो होती है हमारे पास एरी लाख, जो कच्ची अवस्था में या जो फसल को पकने से पहले ही इकट्ठी कर ली जाती है। सेकेंड है हमारे पास स्टिक लाख, ये फसल को पक जाने पर प्राप्त करते हैं। एंड थर्ड हमारे पास दाना लाख या सीड लाख, जो टहनियों से छुटाते हैं, हम टहनियों से अलग करते हैं और फिर उसको हम धोकर साफ करते हैं तो वो जो लाख मिलती है उसे दाना लाख कहते हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ नंबर की वैरायटी है वो हमारे पास होती है डस्ट लाख या धूल लाख। ये क्या करते हैं, दाना लाख को जब पीस कर हम चूरन बना लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं, धूल लाख। और नेक्स्ट है चपड़ा लाख। दाना लाख और धूल लाख को गर्म करके हम पपड़ी के रूप में जमा कर देते हैं, जमा देते हैं और वो लाख क्या कहलाती है हमारे पास, चपड़ा लाख। तो 5 तरह की ये लाख की वैरायटी होगी। अब हम देखते हैं कि अब जो लाख है उसको हम अलग कैसे कर सकते हैं। स्क्रैपिंग ऑफ ब्रूड लैग। ब्रूड लैग कौन सी होगी, जो उस पेड़ों पर लगी होती है, इंसेक्ट के द्वारा बनाई हुई होती है, उस पर लटकी रहती है। अब पुराने जो लक्ष्य कक्ष है उससे जब शिशु या उससे जो उसके लार्वा बाहर आते हैं तो वो टहनियों को खोल लेते हैं और इन टहनियों को जब हम खोलते हैं और इसकी लाख होती है उसको चाकू से खुरच कर अलग करते हैं। कब, जब उन लाख कक्षों में शिशु बाहर निकल जाते हैं। और खुरचते समय क्या ध्यान रखना चाहिए कि इन जो लाख है इसके छोटे छोटे टुकड़े न हो। अब इनके हमारे लगभग जो संभावित डेज होते हैं या जैसे जिसको हम कितने दिनों के बाद इस लाख को हम इकट्ठा कर सकते हैं, तो लगभग 15 से 20 दिन पहले लाख में दरारें दिखाई देती हैं। मीन्स जब हमें इकट्ठा करना है तो उससे 15 दिन पहले दरारें दिखाई देते हैं और जो फीमेल इंसेक्ट है उसका जो शरीर का रंग है वो डार्क हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है और एग जो होते हैं वो दानेदार होने जैसे लगते हैं कि दाने दाने जैसे हो गए। और एग जो ग्रुप्स हैं या जो उसके एग के समूह हैं वो क्या होते हैं, उससे एग है जो पूरी तरह से अलग अलग हो जाते हैं। ग्रुप में दिए जाते हैं पर इस कंडीशन में क्या होता है कि जो एग्स हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। और लाख लाख का जो बाहर का रंग होता है वो पीला हो जाता है और सूख जाता है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि लाख को एक तो अलग करना, सेकंड है इसको धो के साफ कैसे करते हैं। अब जो लाख हम खुरच लेते हैं या उसको उतार लेते हैं हम पेड़ से, उसको क्या कहते हैं हम, स्टिक लाख। और इसको हम पानी से रगड़ कर अच्छी तरह धोते हैं और धोने से क्या होता है, एक रंग निकलता है जिसे राख का रंग कहते हैं, लाख का रंग ब्लैक डाई कहते हैं। और इस धुली हुई लाख को क्या करते हैं, छाया में सुखा लिया जाता है। चपड़ा बनाने के लिए क्या करते हैं कि एक्चुअली चपड़ा जो होता है वो हमारे पास बिल्कुल शुद्ध रूप होता है, शुद्ध लाख होती है, प्योर लाख, जिसे बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
अलग अलग मेथड्स को अपनाते हैं, जिसमें हमारे पास ये 4 मेथड है। फर्स्ट है इंडियन मेथड, सेकंड है हाइड्रोलिक मेथड द्रव चालित यंत्र विधि, थर्ड है सॉल्वेंट मेथड एंड फोर है ऑटोक्लेव मेथड। तो हम फर्स्ट की बात करते हैं कि जो भारतीय विधि है उसके अनुसार हम चपड़ा कैसे बनाते हैं। भारतीय विधि में क्या होता है कि जब हम भारतीय विधि की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं कि जो लाख है और जो दाना लाख होती है उसको हम कपड़े की थैली में भर लेते हैं। कपड़े की थैली में भरने के बाद क्या होता है, इस थैली को एक पहिए की धुरी से बांधकर घुमाया जाता है। मीन्स कि एक थैली में लाख डाली और एक हमारे पास ये जो क्या करते हैं, एक पहिए की धुरी पर एक जो ये पहिया हो गया, इसकी एक ये धुरी जो इसका सेंटर पॉइंट है इस पर बांधकर घुमाते हैं। उससे क्या होता है कि जो थैली है उसमें ऐंठन आने लगती है और उसको हम धीरे धीरे बीच में थोड़ा थोड़ा गर्म भी करते हैं, जिससे क्या होता है, गर्म करने से क्या होता है कि जो पिघली हुई लाख होती है वो छनकर कपड़े से बाहर टिक्कियों के रूप में जमा हो जाती है और इसी को हम क्या कहते हैं, चपड़ा लाख। कपड़े के अंदर दाना लाख इकट्ठा करा और उसको जब हम घुमाते हैं और धीरे धीरे गर्म करते हैं तो वो लाख है जो पिघल कर बाहर टिक्कियों के रूप में जमती जाती है और बाद में इन थैलियों को क्या करते हैं, हम पानी में उबाल कर साफ कर लेते हैं। ऐसे तो ये होगा नहीं ना, क्योंकि उसके ऊपर जम जाते हैं लाख, तो जो थैलियाँ हो जाती हैं कपड़े की बनाई हुई उसको हम साफ करते हैं। लेकिन इसमें क्या प्रॉब्लम है इस मेथड में, एक तो इसमें खर्चा बहुत अधिक होता है और सेकंड क्या है, ये बहुत पुरानी विधि हो चुकी है। सेकंड हमारे पास आती है द्रव चालित यंत्र विधि। अब इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है और उसमें कपड़े का स्तर लगाकर लाख भर दी जाती है। अब एक हम मैनुअल काम करते हैं, है ना, और एक अब हम मशीन से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मशीन में कपड़े का अस्तर लगाया होता है, कपड़ा लगाया होता है जिसमें दाना लाख भर देते हैं और उस पर पानी की फुहारें डाली जाती हैं। अब मशीन की जो तली है उसमें क्या होता है, स्टीम पाइप द्वारा गर्म करके लाख को पिघालते हैं। उसमें हम डायरेक्ट पिघालते थे और इसमें क्या है कि वाष्प नलियों द्वारा स्टीम पाइप द्वारा गर्म करते हैं, उसको स्टीम देते हैं, जिससे क्या होता है हाइड्रोलिक प्रेशर द्वारा चलने पर जो ये प्लंजर होता है वो लाख को छान देता है। क्योंकि ये मशीन से काम हो रहा है तो मशीन से क्या होता है, उसका जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है और हाइड्रोलिक प्रेशर बढ़ने से क्या होता है, लाख दबकर छनती जाती है और इसे नमी को दूर करने के लिए दूसरी मशीन में फिर गर्म कर लिया जाता है और बाद में इसे पपड़ी के रूप में जमा देते हैं। तो ये क्या होती है, ये भी एक बहुत खर्चीली विधि है और इसको छोटे पैमाने पर प्रयोग नहीं कर सकते। थर्ड है हमारे पास सॉल्वेंट विधि या घोलक विधि। अब सॉल्वेंट क्या होता है, जिसमें किसी चीज को घोला जाता है। घोलक विधि में हम क्या करते हैं, दाना लाख को घोल किसी घोलक में घोलेंगे ना, सॉल्वेंट में। विधि विधि के नाम से ही पता लग रहा है घोलक विधि कि हम जो दाना लाख है उसको किसी भी सॉल्यूशन में घोलेंगे। तो इसमें क्या यूज करते हैं हम, स्पिरिट। स्पिरिट में दाना लाख को घोलते हैं और फिर उसको छान लेते हैं और जब लाख को छान लेते हैं और उसके बाद जो लाख होती है उसको क्या करते हैं, उसका डिस्टिलाइजेशन किया जाता है और जिससे डिस्टिलाइजेशन के द्वारा अलग करते हैं और उसके बाद फिर से उसको स्पिरिट में घोलते हैं और स्पिरिट में जो घोली हुई लाख है उसको डिस्टिलाइजेशन करते हैं और उसमें क्या होती है, इस मेथड में क्या होता है, एक तो स्पिरिट को दोबारा यूज किया जा सकता है परंतु इसमें जो एक मेन लॉस की बात है या एक बुरी जिसको कहते हैं हम डिसएडवांटेज है हमारे पास, वो क्या है कि जो दोबारा घोली लाख होती है उसमें से डिस्टिलाइजेशन से स्पिरिट अलग नहीं होती, तो उसमें क्या आग लगने का भय होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑटोक्लेव मेथड। ऑटोक्लेव मेथड क्या होता है, ये रांची भारतीय लाख अनुसंधान रांची द्वारा विकसित किया गया था। इसमें हम क्या करते हैं, दाना लाख को लोहे की जालीदार थैलियों में भरते हैं। अब इसे ऑटोक्लेव में, जो ऑटोक्लेव मशीन होती है उसमें गर्म करते हैं। तो उससे क्या होता है, जो लाख है वो पिघल कर ऑटोक्लेव के नीचे वाले भाग में इकट्ठे होती रहती है और इसे निकाल कर
ऑटोक्लेव क्या होता है, जिसमें क्या होता है, इस तरह से राउंड दिए जाते हैं या जिससे घुमाया जाता है, जिससे क्या होता है, ये छन कर उस मशीन के नीचे इकट्ठी होती रहती है और इस लाख को इकट्ठा करके फिर पपड़ी के रूप में जमा लेते हैं। तो ये क्या होते हैं कि जो लाख कीट है उसके कुछ शत्रु भी होते हैं या एनिमीज भी होते हैं। तो परजीवी और शिकारी दोनों प्रकार के जो इंसेक्ट होते हैं, मतलब जो पैरासाइट हैं और जो प्रे हैं, वो दोनों ही इसके जो शत्रु होते हैं। अब परजीवी कौन से होते हैं इसमें, कुटुम, चैल्सिडिडी, कीपर, वेस्प जो होते हैं लक्ष्य कीट के शिशुओं के ऊपर अंडे देती हैं। अब क्या कैसे होगा लॉस की, जब उसके शिशुओं के ऊपर अंडे दे देती हैं तो उसके साथ क्या होता है, जो इस इंसेक्ट के साथ साथ लाख के साथ अंदर ही पहुंच जाते हैं। अंडों के फूटने के बाद जो अडल्ट बनता है वो इन लाख कीट को मार डालता है। और इसी प्रकार जो शिकारी कीट हैं वो क्या करती हैं कि लाख और दानव दोनों को ही खा जाती हैं। इस प्रकार क्या होता है, जो लाख का कल्चर करते हैं उसमें भी हमें बहुत सी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती है, बहुत सी सावधानियां रखने के साथ साथ ही हम इनको लाख को हम इकट्ठा कर सकते हैं। प्रिकॉशंस की जब हम बात करते हैं कि किस प्रकार की हमें प्रिकॉशंस रखनी चाहिए, किस प्रकार के जो जोखिम होते हैं जिसको हम अपने सूझबूझ से हम दूर रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट चरण में क्या होता है कि हमें कीट के बारे पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे आयतित पदार्थ निरीक्षण के दौरान कीट का ज्ञात होना या कीट के फैलने की सूचना या कीट के प्रकोप का पता चलना, किसी भी प्रकार की हमें वो जानकारी होनी चाहिए। उसका आधारित मार्ग का पता होना चाहिए, कीट के प्रवेश का पता होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से और जो फाइटोसैनेटिक पॉलिसी है उसकी भी समीक्षा के बारे में हमें पता होना चाहिए। अब कीट जोखिम है उसके आकलन हम किस तरह करते हैं, 3 प्रकार से करते हैं सेकंड चरण में। एक तो कीटों के वर्गीकरण, फिर उसका प्रवेश, उसका प्रसार और नेक्स्ट उसका स्थापना कैसे होती है और या उसके जो परिणाम है उसका आकलन कैसे करते हैं। तो इस प्रकार क्या है कि जो लाख कल्चर है उसमें भी हमें बहुत सी प्रिकॉशंस के साथ ही हम इस प्लांट को या इस उद्योग को लगा सकते हैं और एक अच्छी किस्म की लाख को प्राप्त किया जाता है।